ईयर्स ऐसे ट्राई कर रही थी एंड दे वर नॉट कंसीविंग, एंड फाइनली मेरी एडवाइस और कुछ अपनी स्ट्रगल से उन्होंने अपने जो ट्रीटमेंट प्लान्स फॉलो किए उससे उन्होंने कंसीव कर लिया। सो व्हाट इज पीसीओएस एंड व्हाट कॉजेज इट? आप लोगों में से बहुत सारी फीमेल्स डेली अपनी रूटीन में सुनती होंगी, आप जब भी किसी गायनिक क्लिनिक में जाते हैं, आपका पीरियड इरेगुलर होता है, तो सबसे पहले आपको यही डायग्नोज कर दिया जाता है जी आपको पीसीओएस है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं या क्या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। अगर हम एक्सरे गाइडलाइंस पे जाएं, जो कि यूरोपियन ह्यूमन एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस हैं, वो बेसिकली कहती हैं कि रोटरडम एक क्राइटेरिया है जिसमें हम कहते हैं कि अगर 3 में से 2 चीज़ें फुलफिल हो रही हो तो आप पीसीओएस की पेशेंट है। और वो क्या है? नंबर 1 ये है कि अगर आपकी साइकिल जो है वो इरेगुलर है, एनओवुलेटरी साइकिल्स हैं, पीरियड रेगुलर नहीं आ रहा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपके फेस पे एक्नी है, हेयर ग्रोथ है और सर के बाल गिर रहे हैं, वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, और नंबर 3 आपका अगर अल्ट्रासाउंड पे आपका पीसीओएस डायग्नोज होता है। अगर इन 3 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ें आपकी हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप पीसीओएस की पेशेंट हैं। तो सिर्फ इस बेसिस पे आपको पीसीओएस रिगार्ड करना है कि आपका साइकिल इरेगुलर है, लेकिन इसके अलावा आपको कोई और सिम्टम नहीं है, तो आप पीसीओएस नहीं है। सो पीसीओएस की डायग्नोसिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएं, जो कि आपके तमाम बेसिक टेस्टिंग करके ही आपको डायग्नोज कर सके कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। बहुत सारी फीमेल्स ऑलरेडी वेल अवेयर होंगी कि पीसीओएस में होता क्या है और क्यों होता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस जो है उस बेसिकली होता इसलिए है कि इसमें एक तो जेनेटिक्स, हमारे जो साउथ एशियन फीमेल्स हैं इनकी जेनेटिक्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान ही उसके जो हार्मोन्स हैं या जो उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसकी बेटी में आगे ट्रांसफर होती हैं, और जब वो फीमेल ग्रो अप करती है तो वो एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का पेशेंट बन जाती है। तो इट वेरी डिपेंड कि एक फीमेल जो कि प्रेग्नेंट है वो बहुत ही हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल ले, क्योंकि ये जो हेल्दी लाइफ और डाइट और लाइफस्टाइल है ये आगे जो आपका बेबी है, बेबी गर्ल जो है, ये उसके लिए लाइफ लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी डाइट लेंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जंक पिज्जाज बर्गर शवारमा ये फ्राइड चीज़ें नहीं लेंगी, तो ये आगे आपके बेबी के लिए भी हेल्थ के लिए लाइफ लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। उसकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी और वो एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का पेशेंट बनने से बच सकती है। सो बेसिकली हमारा एक तो जेनेटिक्स, सेकेंडली ये कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सारी फीमेल्स में होती है कि उनकी बॉडी इंसुलिन को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती। ठीक है, इसके अलावा ये है कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं और जो है इसकी वजह से आपको जो पीसीओएस है वो होता है, और यही कॉजेस हैं जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को और ज़्यादा एग्रीवेट करती है। आई डोंट वरी, आप सबके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सेशन के एंड पे वी विल गेट इट देयर। अभी आप सिर्फ सारी इंफॉर्मेशन गैदर करें जो कि आपको खुद भी अपने लिए डिसीजन लेने में हेल्प आउट करेगा। एट द एंड आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कैटर देम एंड वी विल ट्राई टू आंसर देम। जी, सो व्हाट आर द 8 नेचुरल थिंग्स वेज टू कंट्रोल इट? सो नंबर 1 ये है कि फिक्स योर डाइट। अब डाइट जो है सिर्फ कहना आसान है, मुझे भी पता है कि मैं भी एक फीमेल हूँ और फीमेल्स के लिए अपनी डाइट को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट मुश्किल काम है। फीमेल्स को शौक भी होता है खाने पीने का, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें और फिक्स करें। ठीक है, अब आप वो कैसे कर सकती हैं कि आपने अपनी डाइट में, ठीक है, इसके अलावा हेल्दी फैट्स आपने लेने हैं, और खाना बनाना है तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, और अगर ऑयल इस्तेमाल ही करना है तो कम से कम ऑयल इस्तेमाल करें। ये नहीं कि आप फ्राइड चीजें कि जी अब डॉक्टर साहबा ने कह दिया है कि फिश खानी है तो फिश तो मैंने अब तली हुई खानी है, ऐसा नहीं है। ग्रिल फिश आप इस्तेमाल करें, बारबेक्यू आइटम इस्तेमाल करें, ये सब जो है वो हेल्दी उसमें आते हैं। आप एंड लो फैटी डाइट है, आपने हाई फैट्स को या ज्यादा फैट्स को अवॉइड करना है, रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड करना है। ठीक है, मैदा है, जितनी चीजें हैं और चीनी है, इन चीजों को आपने अवॉइड करना है। चीनी तो समझ लें कि पीसीओएस वाले पेशेंट के लिए इट्स जस्ट लाइक अ पॉइजन, तो ये आपने अवॉइड करनी है। इसके अलावा जो हाई फैट डेयरी है, ये मिथ है कि जी अगर आपको पीसीओएस है तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करें। डेयरी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकती हैं, एक तरीका है, जैसे कि अगर दूध है तो आप उसको मलाई डाल डाल के नहीं इस्तेमाल करना, स्किम्ड मिल्क आप यूज करें। दूध को बॉईल करें और उसके बाद उसके ऊपर से मलाई उतार लें और नीचे से छान के आप दूध पिए। और इस तरह से योगर्ट, दही इस्तेमाल करनी है तो वो भी लो फैट वाली इस्तेमाल करें। और जरूर आपके लिए फीमेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स लें, दूध और दही का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आफ्टर 30 years ऑफ एज
खवातीन की जो बोन्स हैं उन वीक होना शुरू हो जाती हैं और लेटर ऑन वो ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है। तो डेयरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीजें अवॉइड करनी है उसमें है पैकेज स्नैक्स, इस तरह के फ्रोजन आइटम्स हैं, इन चीजों को अवॉइड करें। शुगरी ड्रिंक्स हैं, कोक्स है, फेंटा है, मिरिंडा है, इस तरह की चीजों को आप कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है जी। अच्छा, सो अब हम चलते हैं फोकस ऑन कैलोरी डेफिसिट। सो व्हाट इज कैलोरी डेफिसिट? इसमें बेसिकली देखिए, आपने खाना वो है, यू हैव टू मेक द राइट। अब अगर आप एक पिज्जा का स्लाइस खा लेंगे तो उसकी कैलोरीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसकी कंपैरिजन में अगर आप एक फ्रूट बाउल खा लेती हैं, इसके अलावा आप अगर सैलड बॉल खाती हैं, तो उसका कैलोरी जो कंटेंट है वो बहुत कम है। तो ये चीजें आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें जिनकी कैलोरीज जो है वो कम है। आप उनको 2-3 मरतबा भी खा सकती है, बजाय इसके कि आप एक ही टाइम पे एक चिप्स की प्लेट भर के खा लें, या आप एक जो है वो पिज्जा का स्लाइस खा लें और उसके बाद यू आर डन फॉर द डे। So you have to make the right choices and focus on calorie deficit. So number 2 is exercise. जैसा कि मैंने पहले बताया और काफी ज्यादा बताया उन फीमेल्स के लिए जिनके पास हमेशा एक्सक्यूज होता है कि जी डॉक्टर साहब हमारे पास तो घर में जगह नहीं है, तो हम तो नहीं एक्सरसाइज कर सकते। सो दिस इज नॉट द वे। आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। आपके घर में सीढ़ियां हैं, आप ऊपर से लेकर नीचे तक आप 10 दफा भी राउंड लगाएं तो दैट इज मोर देन इनफ। और पूरे दिन आप 40 मिनट की वॉक तो कर ही सकती हैं। और वॉक में आपका झाड़ू पोछा लगाना नहीं आता है। वॉक हमेशा वही होती है जो कि आप सोच कर 40 मिनट अपने लिए निकाल के और नियत से वॉक करती हैं। तो 40 मिनट की वॉक आपने जरूर इंक्लूड करनी है अपनी रूटीन में। और जरूरी नहीं है कि हर फीमेल को ही जिम जाना है। आप घर में बैठ के भी आप एक सिंपल वे से भी आप यूट्यूब लगाएं और उसके ऊपर आप अपनी कार्डियो सीख सकते हैं। सो दिस इज ऑल एक्सक्यूजेस कि जी हम नहीं कर सकते, कि हम बहुत ऑक्यूपाइड हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे घर के पास जिम नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो आपने अपनी रूटीन में, अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना। ठीक है जी। So do cardio or body weight exercises 3 times per week, 30 minutes a day. स्ट्रिक्टनेस इसमें कोई नहीं है। अगर आप 30 मिनट्स आप डेली भी कर लेती हैं, जरूरी नहीं है 20 मिनट्स एक दिन कर लेती हैं, बट करना है। द थिंग इज के कंसिस्टेंसी, आपने अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और डेली अपने ऊपर वर्क ऑन करना है जस्ट टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट एंड लाइफस्टाइल स्केड्यूल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि बॉडी वेट एक्सरसाइजेस आप कर सकती हैं तो वेल एंड गुड। इफ नॉट तो जबरदस्ती नहीं है कि आपने ये बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करनी है और उसके बाद अपनी टांग फ्रैक्चर करनी है। क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने अपने वेबिनार में कहा था कि जी आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करनी है तो अब हमने किसी हाल में भी करनी ही करनी है। सो जस्ट डू व्हाटएवर सूट्स अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन ये कि जस्ट आपने अपने आप को मोबिलाइज रखना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकल। सो नंबर 3 इज इम्प्रूव। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं, आई कैन सी कि रात को 12-1 बजे से पहले तो सोते नहीं है। ठीक है, 10 बजे आप स्क्रीन टाइम स्टार्ट करती हैं और उसके बाद आप कहती हैं आंखें क्लिनिक में कि डॉक्टर साहब रात को तो नींद ही नहीं आती है। तो नींद कैसे आएगी जब यू आर हैविंग अ स्क्रीन टाइम और रात को आप सोने की कोशिश भी करेंगी तो आपको नींद नहीं आएगी। मेरा 6 साल का बेटा है और अगर उसको मैं सोने से पहले आधा घंटा भी मोबाइल दे दूँ तो वो अगले 3 घंटे तक नहीं सोएगा। इट्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। तो आपने जब सोना है, स्क्रीन टाइम 8 बजे के बाद कोशिश करेंगे आई डोंट हैव एनी स्क्रीन टाइम, और 9 o'clock या 9:30 शार्प आप सोने के लिए लेट जाए ताकि 10 बजे तक आपको नींद आ जाए। अब सोना क्यों जरूरी है? क्योंकि सोने से आपका एक मेलाटोनिन हार्मोन है जो कि ब्रेन रिलीज करता है, और ये जो हार्मोन है ये आपकी ओवरीज में एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। बहुत सारी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की पेशेंट्स जो मेरे पास आती हैं और जिनको स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, उनको फिर हम मेडिसिन की फॉर्म में वो मेलाटोनिन हार्मोन देते हैं जो कि कुदरत ने, नेचर ने एक नेचुरल तौर पे हमारी बॉडी में बनाया है। अगर हम सोते हैं और टाइम से सोते हैं तो हमारा एक सर्काडियन रिदम सेट हो जाता है और ये बॉडी यूज्ड टू हो जाती है, एंड दैट हेल्प्स अस कि हम अगले दिन हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो मॉर्निंग में रिलीज हो एंड वी ऑलवेज फील फ्रेश। आप किस दिन रात को 9-10 बजे सो के देखें और सुबह 6-7 बजे उठें, यू विल फील फ्रेश फॉर द होल डे, बजाय इसके कि एक रात को आप 3 बजे सो रही हैं और अगले दिन सुबह 12 बजे उठ रही हैं, तब भी आप जोन आउट ही रहेंगी पूरे दिन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर स्लीप। नंबर 3, स्लीप बिफोर 2 AM। वैसे ही 2 AM बहुत ज्यादा मैंने लिख दिया है। एज आई सेड यू 10 बजे से पहले आपने लेट जाना है सोने के लिए। एटलीस्ट 7 से 8 घंटों की स्लीप आपने डेली मेंटेन करनी है। सो नंबर 4 स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल की रूटीन में स्ट्रेस इज वेरी मच, और आई कैन रिलेट। ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो अ फीमेल, और फीमेल्स की लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होता है। कभी बच्चों का स्ट्रेस है, तो कभी घर के काम पूरे करने का स्ट्रेस है, तो कभी हस्बैंड का स्ट्रेस है, कभी ससुराल का स्ट्रेस है,
जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा उनको कंसीव ना होने का स्ट्रेस है, जिनके बच्चे हैं उनको बच्चों को खिलाने पिलाने का स्ट्रेस है, जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको स्कूल भेजने का स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज ऑलवेज देयर, बट द थिंग इज कि स्ट्रेस के साथ साथ आपने अपने आप को भी जो है वो काम रखना है, क्योंकि स्ट्रेस से आपके कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि मजीद आपकी ओवरीज के फंक्शंस को इम्पेयर करते हैं, आपका बॉडी वेट गेन होता है और इट्स अ विशियस सर्कल, आपका बीपी हाई होता है, आपकी डायबिटीज होती है। तो स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डिजीज टू ओवरकम। तो स्ट्रेस आपने कम से कम रखना अपनी लाइफ में। नंबर 5 इज इम्प्रूव योर गट हेल्थ। गट हेल्थ क्या है? गट हेल्थ है कि आप जो खा रहे हैं वो आपकी गट हेल्थ को डिफाइन करता है। आपने राइट चॉइसेस लेनी है खाने में, ताकि आपकी जो गट हेल्थ है वो अच्छी रहे। बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनको IBS का इशू होता है, कभी किसी टाइम डायरिया, किसी टाइम कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी राइट चॉइसेस लें, ताकि आपको जो है आपकी गट हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो। और उसके लिए जो चीजें आप ले सकती हैं, 2 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। एक तो आपने अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स को इंक्लूड करना है। सो व्हाट इज प्रोबायोटिक्स? प्रोबायोटिक्स आपकी अनियंस में है, बनाना में है, गार्लिक में है, दही में है, जौ में है और एप्पल्स में है। ठीक है, इसके अलावा आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, 8 से 10 ग्लास पानी आप डेली लें। प्रोबायोटिक्स इनटेक का फायदा ये होता है कि जब आप इसको प्रोबायोटिक्स खाते हैं तो ये नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी बॉडी की हर जगह की सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। PCOS में होता है कि आपकी ओवरीज के ऊपर बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जो नॉर्मली हार्मोन्स आपकी बॉडी में बन रहे होते हैं, जो कि ओवरीज से जाके एक्ट करते हैं कि आपका ओवरीज हर मंथ एक अच्छा एग बनाए, वो नहीं बन पाते, क्योंकि सोजिश इतनी ज्यादा होती है, स्वेलिंग इतनी ज्यादा होती है, तो वो हार्मोन उसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं कर पाते। तो जितनी ज्यादा आप प्रोबायोटिक्स लेंगे, प्रोबायोटिक्स ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, सोजिश को कम करेंगी, और ये आपको हेल्प आउट करेंगे कि आपके ओवरीज अच्छा हेल्दी फंक्शन कर सके। सो नंबर 6 इज सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। PCOS की बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो विटामिन D डेफिशिएंट होती हैं, विटामिन B12 होती हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड इन सम केसेस आइनोसिटोल, बट ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर फर्स्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर भी आपको इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बताए, ना कि आप जो है वो रेंडम जो है आप डिसीजंस लें। ठीक है, सो सप्लीमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं, बट स्टिल आपने खुद से जाके नहीं ये परचेज करने, आपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है। एंड नंबर 7 इज ब्लड शुगर कंट्रोल। सो व्हाट इज द लिंक ऑफ ब्लड शुगर एंड PCOS? बेसिकली होता है कि PCOS में आपकी बॉडी ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हुई होती है, आपकी बॉडी इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और आपकी बॉडी के अंदर शुगर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज्यादा होता है। जब आप और ज्यादा शुगरी आइटम्स लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर और भी ज्यादा होती है, और आपकी बॉडी इंसुलिन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही, तो एक ये विशियस सर्कल बन जाता है, जिससे लाइफ लॉन्ग लेटर ऑन आपको डायबिटीज होने का रिस्क होता है। PCOS की बहुत सारी फीमेल्स जो मेरे साथ अभी, अगर आप ऑनलाइन हैं और अगर आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी में GDM, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, जरूर आपको ये फेस करना पड़ा हुआ होगा कि उसमें आपके जो है वो शुगर ज्यादा हो जाती है। लेटर ऑन यू आर ऑलवेज एट अ रिस्क ऑफ डायबिटीज, यानी शुगर होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए आपने ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा रखना है। सो make small changes, eat balanced meals, हर मील में प्रोटीन, फाइबर एंड हेल्दी फैट्स ऐड करें, शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करें, ईट एवरी 3 to 4 आवर्स। आपने स्मॉल स्नैक्स लेने हैं, और हर थोड़ी देर बाद, लाइक 4 बजे के बाद आप स्मॉल स्नैक्स ले सकती हैं, लेकिन अब ये स्मॉल स्नैक्स आपके बर्गर, पिज्जाज, नगेट इस सॉर्ट के नहीं होने चाहिए। व्हाट विल बी द स्नैक्स कि आप जो है वो कोई ग्रिल्ड आइटम ले लें, कोई आप कबाब ले लें, या बारबेक्यू आइटम ले लें, कोई आप बॉइल्ड चिकपीस जो सफेद चने हैं, काले चने हैं, इस तरह की चीजें आप ले सकती हैं, चना चाट ले सकती हैं अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है। बस फ्राइड आपने अवॉइड करना। सो ईट एवरी 3 to 4 आवर्स, ज्यादा गैप से इंसुलिन अनस्टेबल हो सकता है। Number 8 is avoid plastic and use the right kind of skincare. It's very important. Basically अब जो recent guidelines हैं वो कहती हैं कि जो BPA प्रोडक्ट्स हैं, ये जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, इससे जो ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके और भी ज्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं,
और पीसीओएस को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। और स्किन केयर के लिए भी आपने राइट चॉइसेस लेनी है। डोंट यूज एवरी काइंड ऑफ स्किन केयर, क्योंकि कुछ स्किन केयर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके पीसीओएस को एक्टिवेट करते हैं। तो इजी स्टेप इज डोंट पैक योर फूड इन प्लास्टिक बॉक्सेस, ऑलवेज यूज स्टील और ग्लास। देखिए आज से अगर आप 20 साल पहले सोचे, हमारी अम्मियां जो थी वो उन्होंने पीसीओएस का वर्ड भी नहीं सुना होगा और उनके 10-10, 12-12 बच्चे होते थे। और उस टाइम पे क्योंकि डाइट और लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, हेल्दी डाइट थी, लाइफस्टाइल थी, ताज़ा वो खाना बनाते थे और ताज़ा खाते थे, ना ही वो स्टोर करके रखते थे, ना उस टाइम पे फ्रिजेस का इतना कॉन्सेप्ट था, ना प्लास्टिक बॉक्सेस थे, आटा ताज़ा कूटते थे, सालन ताज़ा बनाते थे और द लाइफ वाज वेरी मच easy. So always use paraben free or chemical free skincare products and shampoos. ठीक है। Now one thing that will help you control PCOS. तो अब देखते हैं वो ऐसी एक क्या चीज है जिसको आपने समझ लिया तो आपका PCOS कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा। वो है कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो PCOS कंट्रोल करने का एक पर्सनलाइज प्लान फॉलो करना होगा, यानी कि एक ऐसा प्लान जो सिर्फ आपके लिए बना हो। देखिए ये 8 स्टेप्स आपको बिल्कुल मदद करेंगे। एक ही फॉर्मूला लेकिन हर किसी पे अप्लाई नहीं हो सकता है। आप में से कुछ को डाइट पे फोकस ज्यादा करने की जरूरत होगी, कुछ को एक्सरसाइज और कुछ के लिए मेडिसिन डिफरेंट होगी। मेडिसिन डिफरेंट होगी। अब आपको एग्जैक्टली किस चीज पे फोकस करना चाहिए और किस पे नहीं। सो आई होप कि आप सबको समझ आ रही है अब तक। आर यू गेटिंग इट? कोई क्वेश्चंस हैं आपके? अच्छा, तो मैंने फिर अभी आपको क्या बताया? सो हु विल टेल अस, रेज द हैंड और मुझे बताएं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपने सीखा है अभी तक। सबसे ज्यादा टाइप करें एंड जस्ट सेंड मी कि सबसे ज्यादा आपने क्या सीखा है इस पूरी अभी तक की प्रेजेंटेशन में, कि आपने क्या करना है, किस स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। तो लेट्स सी कौन सबसे पहले कमेंट करता है, उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट होगा। सो उम्मे हबीबा कहती है लाइफस्टाइल चेंजेस, वेरी गुड। निम्रा कह रही है अच्छी डाइट, वेरी गुड। मनाली कह रही है अवॉइड शुगरी आइटम्स। ईमान कह रही है, अच्छा लाइबा कह रही है एक्सरसाइज। सो होपफुली एवरीबडी इज गेटिंग एंगेज्ड। आई एम हैप्पी कि आपको मेरी सारी जो बातें हैं तो आप जो है वो काफी गौर से सुन रही हैं, वेरी गुड। और अटेंशन स्पैन भी अभी तक आपका है। Yes, Iman, proper diet and no any junk food. Very good. So Hamna is saying thank you for your webinar. You're welcome here. डाइट। अच्छा यूमे हबीबा पूछ रही हैं एनी वन जिसका पीसीओएस रिकवर हो गया हो। सो बेसिकली माय डियर ऐसे है कि पीसीओएस फुली रिकवर नहीं होता है। पीसीओएस के साथ आपने लाइफ लॉन्ग अपनी जिंदगी गुजारनी होती है, बट यू हैव टू मेक द राइट चॉइसेस। आपने अपनी लाइफ को आसान करने के लिए आपने कुछ चीजें फॉलो करनी होती है। जिन चीजों को मैंने आपको बताया है ये कभी भी कम्प्लीटली रिकवर नहीं होता है। वी ऑल आर एक्सपोज टू इट। और 80% अगर आप एक कमरे में 10 खवातीन बैठी हैं तो 8 खवातीन को अंडरलाइन पीसीओएस होगा ही होगा। कुछ को ज्यादा है, कुछ को कम है, कुछ को मॉडरेट अमाउंट में है, लेकिन मोस्टली को होता है। और आपने इसके साथ यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव अलोंग। ठीक है जी। अच्छा, सो वी विल हैव अ वन ऑन वन सेशन। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ सब कुछ कैटर करूंगी। जस्ट लेट मी फिनिश। जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि बेसिकली आप को एग्जैक्टली किस चीज पे फोकस करना चाहिए और किस पे नहीं। आप सबको ये पता होना चाहिए कि हर एक जो जेनेरिक रूल है वो हर किसी पे अप्लाई नहीं होता है। हर फीमेल की बॉडी डिफरेंट होती है, उसके हार्मोन्स डिफरेंट होते हैं। किसी को डाइट से इफेक्ट होता है, किसी को लाइफस्टाइल से, किसी को एक्सरसाइज से। सो आपके लिए कौन सा पर्सनलाइज्ड प्लान जो है वो होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल मेरी ये पेशेंट थी जिसने लास्ट 3 ईयर से खुद से पीसीओएस कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इनको रिजल्ट्स तभी मिले जब इन्होंने मुझसे अपना पर्सनल प्लान बनवाया, और अब शी इज एक्सपेक्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो पॉइंट सिंपल है, जेनरिक स्टेप से आपको सिर्फ लिमिटेड रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन पर्सनलाइज प्लान से ही फास्ट और गारंटीड रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आपको भी पर्सनलाइज प्लान बनवाना है तो यू कैन कंसल्ट विद मी। So, अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, you should have a personalized plan. For some of you, diet will be the most important factors. कुछ के लिए exercise और कुछ को medicine support और supplements की जरूरत होगी। आपको कौन सा formula follow करना चाहिए? For this, you need a personalized plan or how to get a personalized plan. ये अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अब ये प्लान कैसे बनता है? यूजुअली सबसे पहले स्टेप होता है पेल्विक अल्ट्रासाउंड, जो कि हमें आपके पीसीओएस की एग्जैक्ट कंडीशन बताता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ अल्ट्रासाउंड और कुछ बेसिक हार्मोनल टेस्ट से आपकी पीसीओएस को पहले डायग्नोज किया जाए, और जिसको देख के फिर गायनेकोलॉजिस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान बना के देती है, और यही आपका गिफ्ट है हमारी तरफ से। सो जो मैंने आपको कहा था कि एट द एंड ऑफ द वेबिनार वी आर गोइंग टू अनाउंस अ गिफ्ट। सो दिस इज द गिफ्ट। हमारे क्लिनिक में पेल्विक अल्ट्रासाउंड और गायनेकोलॉजिस्ट यानी मेरे से कंसल्टेशन करने की चार्जेस होते हैं 3000, बट क्योंकि आपने वेबिनार अटेंड किया है, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने बहुत ही ज्यादा अटेंटिवली अटेंड किया है, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड और गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट आप सिर्फ 1500 रुपीज में कर सकती हैं, और इस डिस्काउंट को अवेल करना बहुत ही सिंपल है। बस व्हाट्सएप पे जिस लिंक के थ्रू आपने हमें ज्वाइन किया है उसी नंबर पे आपने पीसीओएस लिखकर हमें मैसेज करना है। टीम आपसे खुद कंफर्म करके आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेगी और टाइमिंग्स आपको कंफर्म करेगी। और याद रखना आपने कि ये जो आपका डिस्काउंट ऑफर है ये 4 अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट सैटरडे तक ही वैलिड है। तो जो 8 स्टेप्स मैं आपको बताएंगी वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, लेकिन अगर आपको फास्ट और गारंटीड रिजल्ट चाहिए तो आज ही आप मेरे साथ अपना पर्सनलाइज्ड प्लान बनवा सकती हैं। So I hope it was a very informative session with all of you. अब हम क्वेश्चंस लेंगे आपके, और for this I will call my team. आपको 5 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, तो हम आपके साथ जो है वो Q&A सेशन करने जा रहे हैं। So we are back. I think हम इस तरह से फॉलो करने वाले हैं कि आप मुझे जिसका भी क्वेश्चन होगा वो एक हैंड रेज करेगा, और फिर जो हमारे मॉडरेटर हैं वो आपका माइक अनम्यूट करेंगे एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। So किरण जाहिद,
So are we going to take any question? वालेकुम अस्सलाम जी, मिनसा राजपूत जी। मेरा क्वेश्चन था कि मैं ना यानी अनमैरिड हूँ, तो ना मेरे ना जो पीरियड्स है ना 40 डेज बाद जाते हैं, तो मेरी खाला कहती है ये रिसाइकल ठीक नहीं है, और मेरा ना पहले ना पीरियड्स रूटीन से नहीं आते थे, 3-3 माह बाद आते थे, ठीक है। तो फिर अब 2 साल हुए हैं कि रूटीन ठीक हो गया मेरी, लेकिन उसकी वजह से ना मेरा वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया। ठीक है, ठीक है, मुझे आपका क्वेश्चन मिल गया है मिनसा। सो द थिंग इज कि हमने हमेशा जाना होता है टू द आपके जो साइकिल है उसका एक पैटर्न। अगर एक फीमेल है और उसको 40 डेज के बाद पीरियड्स आते हैं और हर मंथ उसको 40 डेज के बाद ही आते हैं, लेकिन एक साल में पूरे 8 साइकिल्स आ जाते हैं, सो इट्स फेयर इनफ, इसमें कोई इतना हार्म नहीं है। कुछ फीमेल्स में 22 डेज का साइकिल होता है और कुछ में 35 to 37 38 डेज का साइकिल होता है, बट पैटर्न आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 मंथ आपको 40 डेज बाद आ रहे हैं और नेक्स्ट मंथ आपको 20 डेज बाद आ रहे हैं, उसके बाद आपको 50 डेज बाद आ रहे हैं, सो दैट इज इरेगुलर। और आपने अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करनी है, डिफरेंट ऐप्स होती हैं, वैसे फ्लो ऐप इज अ वेरी गुड ऐप, आप वो डाउनलोड करें और उसके ऊपर आपको जब भी साइकिल आए आप अपनी डेट स्मार्ट कर लें, ताकि आपको इस पे हेल्प आउट होगा कि नेक्स्ट टाइम आपका जब भी साइकिल आ रहा होगा तो आपको इतना पता चल जाएगा कि आपका पैटर्न क्या है, और पूरे ईयर के आप अपने पीरियड्स को काउंट कर सकती है। 8 या 8 से ज्यादा पीरियड्स एक साल में आना इट्स क्वाइट नॉर्मल, अगर उससे कम आ रहे हैं देन यू शुड बी वरीड। और इसके अलावा ये है कि जो वेट गेन का है वो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितना आपका वेट ज्यादा होता जाएगा आपका ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये जो पीरियड साइकिल रेगुलर है, ये और ज्यादा होते जाएंगे। तो आपने वेट को तो डेफिनेटली कम करना है, इसके लिए जो मैंने आपको टिप्स दी है होपफुली दे आर गोइंग टू हेल्प इट। और नेक्स्ट आप मुझे अपनी कंसल्टेशन भी बुक करा सकती है, जिसके हिसाब से पीरियड के हिसाब से आपको पर्सनलाइज्ड प्लान गाइड कर देंगे। कैन आई आस्क क्वेश्चन राइट नाउ? So who is this? Kindly Minsa का mic mute कर दें and we should take another question. एक और email है जो क्वेश्चन करना चाह रही है, मनाहिल भट्ट जी। मनाहिल, I can hear you. मैम इशू ये है कि मैं अनमैरिड हूँ, और लास्ट 2 मंथ्स में ऐसा हुआ था कि मुझे पीसीओएस डायग्नोज हुआ था, मुझे स्टेनिंग थी, ठीक है, मतलब पूरा मुझे मंथ स्टेनिंग रही, मोर देन 1 मंथ। उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और जिसमें डायग्नोज हुआ, मुझे मेडिसिन डॉक्टर ने इग्नोरा 21 डेज वाली, ठीक है। उसके बाद मुझे आई गॉट माई पीरियड, period duration is very low. It's about 2.5 or 3 days. ठीक है, तो बेसिकली आपको कम पीरियड्स हो रहे हैं, ये इशू है? जी जी, और नॉर्मल डेज में मुझे क्रैम्प्स होते हैं और ओवरीज पेन भी कह सकते हैं आप, मतलब नॉर्मली कभी भी इन अ डे कभी भी स्टार्ट हो जाती है क्रैम्प्स और ओवरी पेन कह लो। ठीक है, चले, आई हैव गॉट योर पॉइंट, नाउ आई एम गिविंग यू एन आंसर। आप काइंडली मनाहिल को म्यूट कर दें ताकि सब लोग मेरा क्वेश्चन का आंसर सुन सकें। सो बेसिकली द थिंग इज मनाहिल की देखिए, अगर आपको 20 पीरियड्स हम तब कहते हैं अगर आपका लेस देन 1 पैड सोप हो रहा है एक पीरियड साइकिल। अगर आपको 3 दिन आ रहे हैं लेकिन फ्लो अच्छा है और पैड्स जो है वो अच्छे सोप हो रहे हैं, सो इट विल बी अ गुड पीरियड, चाहे बेशक वो 2 दिन का है 3 दिन का है, बट आपके एटलीस्ट 2 to 3 पैड्स जो हैं वो साइकिल में सोप होने चाहिए, ठीक है, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज कि आप जो है जो आपने मेडिसिन ली, जो आपने हार्मोन्स की साइकिल की, वो आपको टाइमली ब्लीड कराती है, बट अगर आपको अंडरलाइन पीसीओएस का इशू है तो वो चीजें आपकी जो मैंने टिप्स दी हैं और जो कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि पीसीओएस को कंट्रोल करती हैं, उसके बाद ही वो ठीक होते हैं। पीसीओएस जो है वो जो आपको परमानेंटली जो साइकिल आपका रेगुलर होना है वो सिर्फ जो हार्मोनल मेडिसिन है उससे नहीं होना, वो आपके लिए वक्ती तौर पे 1 या 2 साइकिल्स को रेगुलर कर देंगी, बट जो अगर आप चाहती हैं कि आपका रेगुलर हो साइकिल, उसके लिए आपको अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल पे वर्क करना है और कुछ मेडिसिन लेनी है फॉर पीसीओएस कंट्रोल। ठीक है जी, सो वी आर टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सानिया बोल रही हूँ। जी जी बताएं। जी मैम, मेरी शादी को ना तकरीबन 11-12 साल हो गए। ठीक है। तो मुझे अभी तक कंसीव नहीं हुआ। मेरे स्किन पे भी बाल आते हैं और मेरी एक्ने की स्किन पे, और मुझे पीरियड में कोई 6 महीने बाद आते, कभी 4 महीने बाद आते, कभी 5 महीने बाद आते, और मैंने ठीक अभी है, तक कंसीव नहीं किया। ठीक हो गया। तो ऐसे है कि अगर आपको कंसीव करने का इशू हो रहा है कि आप इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, माँ नहीं बन पा रही हैं, तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैन वी म्यूट द माइक प्लीज। अच्छा, तो इसमें यह है कि जो आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, इनफर्टिलिटी का शिकार है, उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को टाइमली कंसल्ट करें। 11-12 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है। जब भी खवातीन मेरे पास आती हैं शादी के 1 या 2 साल तक अगर आप साथ रह रहे हैं और आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको इनफर्टिलिटी का इशू है। आपको अपनी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास एक अच्छे फर्टिलिटी सेंटर में जाना है, कुछ बेसिक हार्मोन्स टेस्ट करवाने हैं, कुछ बेसिक अल्ट्रासाउंड कराने हैं और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस कराना है, जिससे पता चलेगा कि रीजन आप है या आपके हस्बैंड है। अब अगर आपके केस में पीरियड्स ही 6 मंथ्स बाद हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका साइकिल रेगुलर नहीं है, हर मंथ आपका एक अच्छा एग नहीं बन पा रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि खवातीन को सबसे पहले कुछ एग बनने की मेडिसिन दे दी जाती है, जो कि इतना अच्छा डिसीजन नहीं है। अगर आपको 1 या 2 मंथ आपने एग बनने की मेडिसिन ली है और आपको कंसीव फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना है, आपको अपनी ट्यूब चेक करानी है, आपको अपने हस्बैंड का सीमन कराना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपका एग नहीं बन रहा है इस वजह से आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है। सो आई ऑल्सो वर्क एट फर्टिलिटी सेंटर। आप जो है मेरे से डिटेल्स ले सकती हैं, आप फर्टिलिटी सेंटर पे आ सकती हैं, मेरे पास विजिट कर सकती हैं, सो आई कैन गाइड यू इन डिटेल। मैं आपकी बात ये क्योंकि बता सिर्फ दूं अंडे कि बनने मुझे वाली ना दवाएं एक्चुअली है ही कि मेरा आप। एग नहीं बनता, एग नहीं बनते, और ना मेरे हाँ, तो हस्बैंड एग को भी नहीं, एग शुगर नहीं। नहीं बनता। अच्छा, तो उस देखिए उसमें यही है ना कि हस्बैंड को भी अगर शुगर है तो इसका मतलब है हस्बैंड का सीमन बहुत अप टू द मार्क नहीं है। तो उसमें सिर्फ एग बनने की मेडिसिन ही ऑप्शन नहीं होती है। हमारे पास IUI है, हमारे पास IVF टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट है। तो उसके लिए जी मैम, बहुत जरूरी 100% है कि होता है आप कि ये सही है। IVF का ट्रीटमेंट जो है उसकी कामयाबी 40 to 45% है। और आपकी एज ग्रुप में अगर आप यंग हैं तो बहुत अच्छी कामयाबी है। जिस फर्टिलिटी सेंटर पे मैं मेरी काम करती हूँ वहाँ मेरी पे बहुत अच्छी सक्सेस रेट। जी 30 साल एज है मेरी। हाँ, तो आपकी तो एज बहुत यंग है। आपको टाइमली अपने फर्टिलिटी सेंटर मेरे पास आए एंड देन आई विल गाइड यू इन डिटेल कि आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। सो जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? उर्वा। जी उर्वा, बताएं। मैम मेरा क्वेश्चन है, मेरी शादी को ना तकरीबन 1.5 साल हो गया, ठीक अभी है। तक कंसीव नहीं हुआ। और जब भी मतलब कि ना कुछ डेज में मतलब जब मेरे हस्बैंड आते हैं, मीन्स के वो आर्मी में है ना, तो वो तकरीबन काफ़ी देर बाद आते हैं। तो जब वो आते हैं, जब ज़्यादा मतलब मीटअप होता है हमारा, तो उसके बाद मेरा ना साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। टू ठीक टू है। 3 मंथ्स मुझे पीरियड्स ही नहीं आते। हम्म। तो ठीक है। इसका क्या अच्छा, रीज़न? उसमें 1-2 ऑप्शंस ये हैं कि अगर आपका साइकिल इरेगुलर हो रहा है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अंडरलाइंग हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है। अब अगर आपके हस्बैंड आपके पास नहीं रह रहे हैं, इसको हम कहते हैं जियोग्राफिकल इनफर्टिलिटी, के हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली बेबी कैसे होगा। तो अब इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, जिसमें ART या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो हम कहते हैं। IVF तो ऑब्वियसली भी आपको बताना इट्स वेरी अर्ली, आप 1.5 साल शादी हुआ है, तो इसमें एक ऑप्शन होती है IUI। IUI क्या होता है कि हम हस्बैंड का सैंपल लेके आपके अंदर इंसेमिनेट कर देते हैं और एक टाइम इंटरकोर्स होता है जिसमें हम आपको डेज बताते हैं स्पेसिफिकली और IUI परफॉर्म करते हैं। 1 मंथ का ये प्रोसीजर होता है। तो जब आपके हस्बैंड आए नेक्स्ट टाइम, आप IUI की तरफ भी आ सकती हैं। और उससे पहले अगर आपने नेचुरली ट्राई करना है, नहीं IUI कराना, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस साइकिल में आपके हस्बैंड आए, साइकिल में आप अपना एग जरूर ट्रैक करवाएं। एग बनने की मेडिसिन नहीं लें, लेकिन नेचुरली आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास, या अगर आप लाहौर में हैं तो मेरे पास आ सकती हैं, ऑनलाइन भी मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकती हैं। तो आपका स्कैन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नेचुरल साइकिल में आपका एग के स्टेज पे एक अच्छा बन रहा है, तो उस हिसाब से फिर हम आपको टाइम डेज बताते हैं फॉर मीटअप। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम मैम। जी जी वालेकुम मैम अस्सलाम। मुझे असल में प्रॉब्लम ये है कि मुझे यूटीआई की भी प्रॉब्लम है और साथ मुझे फील होता है कि मुझे
PCOS भी है, लाइक फेशियल हेयर और वेट गेनिंग, और यूटीआई का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा, पीरियड्स भी बहुत ज़्यादा इरेगुलर, लाइक अगर आप मुझे 2-3 मंथ मुझे बहुत ज़्यादा इरेगुलर आते हैं, तो 3rd मंथ मुझे एज इट इज सेम टाइम पर आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डेफिनेटली आपका हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। तो उसके लिए मैं जी। आपको यही कहूंगी कि सबसे पहले तो गेट योर हार्मोनल टेस्ट डन, ठीक है। गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, अपने हार्मोनल टेस्ट करवाएं। डे 2 पे कुछ बेसिक हार्मोन्स टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कितना हार्मोनल इम्बैलेंस है, और एक अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएं जिससे मुझे पता चलेगा कि आपकी ओवरीज के क्या अंदर इंटरनल सिस्टम्स हैं। यूटीआई इज समथिंग एल्स और पीसीओएस इज समथिंग एल्स। यूटीआई है आपका यूरिन में इन्फेक्शन, पीसीओएस है आपका ओवरीज पे छोटी सिस्ट का बन जाना, जिससे हर मंथ आपका एक अच्छा एग नहीं बन पा रहा। तो यूटीआई की तो साइड बाय साइड आपकी ट्रीटमेंट चलेगी ही, पीसीओएस की भी चलेगी। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ बेसिक हार्मोनल टेस्टिंग हो, एक अल्ट्रासाउंड हो, और आपको एक पर्सनलाइज्ड प्लान बताया जाए, क्योंकि अगर आपको 3 मंथ्स के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी पीसीओएस की सिवियरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फीमेल्स। तो आपको सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कुछ मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी टू कंट्रोल योर पीसीओएस। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं सुमेरा बात कर रही हूँ जी। मेरी एज ना 40 इयर्स है और मेरा वेट 88 है। तो क्या मैं प्रेगनेंसी हो सकती है? मेरे पहले बच्चा जो 5 साल बाद पहले हुआ तो उसके बाद बेबी नहीं हुआ। जी बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, ऐसे है कि बीइंग एन इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, हमारी ना इनफर्टिलिटी में माशाल्लाह, वैसे आप बहुत यंग हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, 40 साल कोई ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन इनफर्टिलिटी में 35 साल जो होती है ना, वो कट ऑफ एज होती है। 35 साल के बाद खवातीन की जो माँ बनने की सलाहियत है वो कम होती जाती है, और 40 साल के बाद और ज्यादा कम हो जाती है। बट ऐसा नहीं है, कुछ खवातीन 42 साल की उम्र में भी नेचुरली कंसीव कर जाती है। सो देयर इज ऑलवेज अ होप। लेकिन अगर आप 40 ईयर्स की हैं और अगर आप नेक्स्ट बेबी प्लान कर रही हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाथ पे हाथ रख के घर में बैठ के ट्राई नहीं करें। आप अपनी एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और अपने लिए कुछ शॉर्टकट मेथड्स, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स जो है हमारे पास, आईयूआई है, आईवीएफ है, या अगर आपने आईयूआई आईवीएफ नहीं भी करवाना, आपने ओवुलेशन इंडक्शन लेनी है, तो फिर आप टाइमली अपना ट्रीटमेंट करवाएं। क्योंकि 40 साल के बाद जब अगर आप कंसीव करती हैं तो एक तो मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, बेबीज के नॉर्मल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली फिर कंसीव करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो यस, 40 इयर्स इज अ कट ऑफ एज। आपको अब अपना नेक्स्ट बेबी जल्द से जल्द प्लान करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्टेशन बुक करवानी चाहिए। मैम, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? मेरा नाम मुंतहा है। जी, मैम, मेरी एज 18 इयर्स ओल्ड है और ठीक है, पीरियड्स बहुत इरेगुलर है। ठीक है, मतलब अब 3 to 4 मंथ्स हो गए हैं, और वेट भी ज्यादा गेन हो रहा है, और फेस पे मतलब बाल भी हैं। ठीक है। ठीक हो गया मुंतहा, मैंने आपकी बात पूरी सुन ली है। वही जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, अगर आपकी साइकिल इतना ज्यादा इरेगुलर हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कुछ बेसिक हार्मोन्स टेस्ट करवाए जाएं। समटाइम्स ऐसे होता है कि पीसीओएस तो होता ही है, साइड बाय साइड खवातीन को थायराइड, जिसको हम गिलर कहते हैं, उसकी भी शिकायत होती है, जिसकी वजह से आपका साइकिल इरेगुलर हो रहा होता है। जब खवातीन को प्यूबर्टी यानी कि जब साइकिल स्टार्ट होता है, समटाइम्स उनका थायराइड डीरेंज हो जाता है, और उसकी भी सिम्टम्स ऐसे ही होते हैं जैसे कि पीसीओएस के सिम्टम्स हैं। इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, वेट गेन होता है, हेयर फॉल होता है, और डिफिकल्टी होती है वेट लूज करने में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बेटा आप 18 साल की हो, तो अगर आपको साइकिल इस तरह से इरेगुलर हो रहा है तो टाइमली आप गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो, शायद फील नहीं करो, क्योंकि अगर आप अभी नहीं कंसल्ट करेंगे तो ये जो सिम्टम्स हैं ये एग्रीवेट होते जाएंगे, और लेटर ऑन फिर अगर आप जो है समटाइम्स इतना सवेयर पीसीओएस हो जाता है या थायराइड की वजह से इतने ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं कि फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट द गायनेकोलॉजिस्ट। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? मैम, मैं आमना बात कर रही हूँ। मेरी उम्र भी 19 इयर्स है और मेरे मुंह पे बाल और एक्ने भी है, और मेरा हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा होता है, और मुझे पीरियड्स भी 2-3 मंथ तक नहीं आते। ठीक हो गया। तो डियर, जैसे मैंने उनको बताया है, मुंतहा को जो 18 इयर्स की थी, आपके लिए भी सेम गाइडलाइंस हैं। आपको भी अपने कुछ हार्मोन्स कराने हैं, थायराइड को रूल आउट कराना है, और एक बेसिक कंसल्टेशन करवानी है गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, ताकि आपको एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान मिल सके। अभी से आपने हार्मोन्स के चक्कर में नहीं पड़ना है।
आपकी जो चीजें हैं वो कंट्रोल हो सकती हैं, लेकिन हार्मोनल पिल्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके बेसिक हार्मोन्स हम करवाएं और रूल आउट कराएं कि थायराइड का कोई इशू तो नहीं है। अगर पीसीओएस भी है तो वो किस सेवेरिटी का है और क्या वो डाइट से कंट्रोल हो सकता है या आपको कुछ एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैम मैं 2-3 दफा फीमेल डॉक्टर्स के पास गई हूँ अपनी सिस्टर के साथ, 3 मंथ पहले भी गई थी, तो वो कहते हैं मैंने इनको बताया वो ना नहीं कि है देखिए PCOS। पीसीओएस के सिम्टम्स समटाइम थायराइड जैसे होते हैं, फीमेल्स को अंडरलाइन थायराइड का इशू होता है, लेकिन वुमेन्स डायग्नोज हो जाती हैं एज पीसीओएस और थायराइड जो है वो डीरेंज होता है। थायराइड की दवाई जब तक नहीं ली जाती है तो सिम्टम्स नहीं कंट्रोल होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके कुछ बेसिक टेस्ट करवाए जाए। थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए जी, आई होप हमने काफी क्वेश्चंस कैटर कर लिए हैं। तो वी आर गोइंग टू टेक दिस लास्ट का क्वेश्चन। बता दें, अगर बल्कि यूट्रस और एंडोमेट्रियल हाइपोथेरेपी हो। डियर, बल्कि यूट्रस किस सॉर्ट का है, उसमें क्या है, फाइब्रॉइड्स है नहीं है, उसके लिए आपको अपनी रिपोर्ट शेयर करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली ही हम गाइड करेंगे। सो नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। प्लीज आप लास्ट क्वेश्चन के लिए माइक ऑन करें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भी कौन बात कर रही है? मैविश रजा? मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था, मेरी शादी को 14 इयर्स हो गए माशाल्लाह, और मेरे 5 बच्चे हैं, और लास्ट बेबी की दफा ना मैंने BTL करवा लिया था। ठीक है। उसके बाद मेरे जो पीरियड्स है ना वो माशाल्लाह आती हैं मुझे, लेकिन जो है ना वो कभी बीच में जो है ना वो फ्लो नॉर्मल हो जाते हैं, और कभी फ्लो जो है ना वो 3 डेज तक मेरा रहता है। ठीक है। ठीक है, और अब जो है ना वो डेट कभी 1 माह 2 मंथ जो है वो रेगुलर हो जाती है, फिर 1 माह बीच में नहीं आएगी, यानी डेट से ना कोई 1 वीक मेरा ऊपर चला जाता है। ठीक है। और आपकी एज क्या है? मेरी एज है 38 इयर्स। ठीक है। अच्छा जी, मैं भी कैसे है? मेरी चिन ना मैम, मेरी चिन पे ना बाल आ गए हैं काफी, चिन पे नीचे। ठीक है। ठीक है। हाँ जी ठीक है। मैं विश ऐसे है कि जो BTL है ना उसका आपके पीसीओएस या हार्मोनल इम्बैलेंस से कोई भी लेना देना नहीं है। BTL क्या है? ट्यूबल लाइगेशन, उसमें सिर्फ ट्यूब्स बंद की जाती है, नसबंदी की जाती है कि आपकी फैमिली प्लानिंग की जा सके। उसकी वजह से आपका साइकिल इरेगुलर नहीं हो सकता है। आपका जो साइकिल इरेगुलर हो रहा है उसकी रीजन आपकी डाइट और लाइफस्टाइल है, या तो आपकी अब डाइट में जंक ज्यादा शामिल हो गया है, आप अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर रहे हैं और आपको हार्मोनल इम्बैलेंस फेस करना पड़ रहा है। समटाइम्स कुछ फीमेल्स में आफ्टर 38, 39, 40 मेनोपॉजल सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में अर्ली मेनोपॉज होता है तो मे बी आपकी उस तरह के सिम्टम स्टार्ट हो रहे हो, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आपके कुछ बेसिक हार्मोन्स कराई जाए। बट जो आपका BTL है उसके आपके साइकिल इरेगुलर होने से बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं है। थैंक यू जी, आई होप दिस वाज अ वेरी गुड सेशन और आप सब तक जो भी मैसेज होगा वो कन्वे हो गया है मेरा। अगर आप भी फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहती हैं, आपको ये सारा सेशन अच्छा लगा है, आप मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकती हैं। लाहौर में है तो आप आके विजिट कर सकती हैं, अगर आप आउट ऑफ लाहौर है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकती हैं और फर्दर 1-on-1 सेशन हम कर सकते हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड बेसिकली क्या होता है कि आप आएंगी तो उसमें जो हमारा डिस्काउंटेड ऑफर है, जैसे कि मैंने बताया कि 3000 कंसल्टेशन चार्जेस थे, बट अब अगर आप आएंगी तो 1500 में आपका पेल्विक अल्ट्रासाउंड, यानी कि आप यूरिन होल्ड करके आएंगी और ऊपर से आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा जिसमें आपकी ओवरीज और यूट्रस को देखा जाएगा। तो पेल्विक अल्ट्रासाउंड और आपकी मेरे साथ कंसल्टेशन 1500 रुपीज में हो सकती है। और अगर आप ऑनलाइन भी कंसल्टेशन बुक करवाना चाहती हैं तो उसमें भी आपको 50% डिस्काउंट ऑफर हो जाएगी, और ये ऑफर नेक्स्ट सैटरडे तक 4 अक्टूबर तक वैलिड है। और इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म को जिसने स्पॉन्सर किया है वो है अबू-हयात मेडिकल सेंटर एंड इट इज सिचुएटेड इन सब्जाजार। सो इंस्टाग्राम पे आप लोगों में से जो भी हैं, टिकटॉक पे हैं, आप अबू-हयात मेडिकल सेंटर को फॉलो कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स। वक्तन फवक्तन हम डिफरेंट टॉपिक्स पे रील्स बनाते हैं, वीडियो शेयर करते हैं फॉर योर अवेयरनेस। एंड साइड बाय साइड इंस्टाग्राम पे मेरा भी पेज है जो कि होप बाय डॉक्टर अनम के नाम से है। आप होप HOPE
होप बाय डॉक्टर अनम लिखेंगे तो उस पर आप सारी मेरी डिटेल्स मिल सकती हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो लेटर ऑन जो भी वेबिनार्स होंगे या कोई भी हम टॉक्स करेंगे, कोई भी रील्स हम अपडेट करेंगे तो आपको फिर वक्तन फवक्तन अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो आई होप सब लोग अब अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। एंड so that's it. See you all and take care. खुश रहें और बस दुआ में याद रखें और फॉलो करें अबू हयात मेडिकल सेंटर को और होप बाय डॉक्टर अनम। ओके जी, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।